नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से रूबरू आपको कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत के बजट 2024-25 की सराहना। मूडीज रेटिंग्स, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिंच रेटिंग्स ने घाटा कम करने की प्रतिबद्धता को सराहा। दमदार प्रदर्शन से बनी रहेगी अर्थव्यवस्था की सकारात्मक स्थिति। HSBC के मुताबिक भारत में नौकरियों के सृजन की रफ्तार में आई तेजी। 18 वर्षों में रोजगार में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। जुलाई में बढ़ी निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। कंपोजिट PMI जून के 7.9 से बढ़कर जुलाई में 61.4 हुआ। कौशल में निवेश के लिए आज मॉडल कौशल ऋण योजना का होगा शुभारंभ। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण दी जाएगी वित्तीय सहायता। सालाना 25,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। और आज गिरावट के साथ खुले बाजार। बुधवार के कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार। तो जाना आज आपने टॉप लाइंस क्या हैं, आज की क्या कुछ खास कारोबार जगत की जब बात की जाती है। और आइए अब सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज कारोबार जगत पर। गिफ्ट निफ्टी की क्या स्थिति आज बनी हुई है, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो फिलहाल 58 अंकों की गिरावट, जिसके बाद ये 24,195 पे शुरुआती स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आई। इसके साथ ही अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो करीब 554 अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। और वहीं अगर नज़र डालें निफ्टी 50 पर भी तो यहाँ भी 168 अंकों की एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लाल निशान के साथ शुरुआती तौर पे जो बाजार है वो कारोबार करता है यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन से रहे, टॉप 5 गेनर्स आप देख सकते हैं। LT, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, नेस्ले इंडिया और हिंदू यूनिलीवर, जहाँ पे आज हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नज़र आ रहा है। लेकिन टॉप गेनर्स के बाद हम नज़र डालते हैं टॉप लॉसर्स पर भी, जहाँ लाल निशान जो है वो बड़े पैमाने पर नज़र आया। एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टाटा स्टील और NTPC, जहाँ पे फिलहाल शुरुआती तौर पर लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की दमदार अर्थव्यवस्था को लेकर और खासतौर से उसके लिए अगर हम बात करें वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की, तो उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के भारत के बजट को सराहा है और सरकार के घाटा कम करने की प्रतिबद्धता की भी तारीफ की है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि बजट सकारात्मक है क्योंकि इसमें राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4.9% पर रहने की उम्मीद है, जो अंतरिम बजट में घोषित GDP के 5.1% से कम है। इससे वित्त वर्ष 2025 और 26 तक GDP के 4.5% घाटे के लक्ष्य को हासिल करने का सरकार का लक्ष्य संभव लग रहा है। और वहीं अगर बात की जाए S&P ग्लोबल रेटिंग्स की, तो कहा गया है कि भारत का बजट सरकार के राजकोषीय घाटा कम करने के प्रति प्रतिबद्धता की हमारी उम्मीद के अनुरूप है और कम केंद्रीय घाटे का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP के 7.9% सामान्य सरकारी घाटे के हमारे पूर्वानुमान के अनुरूप है। इसके साथ साथ S&P ने मई में भारत के सॉवरेन क्रेडिट नजरिए को संशोधित कर स्थिर से पॉजिटिव किया था और अपनी सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग को बरकरार रखा था। मूडीज और फिंच रेटिंग्स ने भारत के प्रति अपने नज़रिए को पहले की तरह ही स्थिर बताया है और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स भी पहले की तरह रही हैं। वहीं फिंच रेटिंग्स की अगर बात की जाए तो फिच रेटिंग्स ने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 का बजट घाटे में कमी के लिए सरकार की निरंतर दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि बजट ने RBI के अतिरिक्त लाभांश का अधिकांश हिस्सा नए खर्च में समायोजित करने के बजाय घाटे को कम करने की दिशा में लगाया है। फिच का कहना है कि राजकोषीय घाटे को निरंतर कम किए जाने के मध्यम अवधि में सरकार का ऋण अनुपात निचले स्तर पर जाने के संकेत देता है और ये देश के क्रेडिट प्रोफाइल के लिए सहायक होगा, खासतौर पर तब जब इसे वृहद अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और बाहरी वित्त पर मौजूदा सकारात्मक गति के साथ जोड़ा जाता है। तो लगातार सराहना की जा रही है बजट 2024-25 की। खासतौर से अगर बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश किया था। और वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। दरअसल कारोबारी गतिविधियों और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि से भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जुलाई में भी बढ़ी है। HSBC के सर्वेक्षण से ये जानकारी मिली है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि नौकरियों के सृजन की रफ्तार
भी 18 वर्षों में सबसे अधिक समय से सबसे दमदार अब नजर आ रही है। वैश्विक बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई में प्रमुख फ्लैश कंपोजिट पीएमआई के आंकड़े जून के 7.9 से बढ़कर जुलाई में 61.4 हो गए हैं। हर महीने भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संयुक्त उत्पादन के अंतर को नापने वाला सूचकांक लगातार 36वें महीने वृद्धि क्षेत्र के भीतर रहा। सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि जुलाई में भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी से नए व्यवसायों और मजबूत वृद्धि का संकेत मिलता है। बकाया कार्यों में वृद्धि होने से बीते 18 वर्षों में रोजगार में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। तो लगातार बेहतर स्थिति जो है वो नज़र आती है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, और किस तरीके से मजबूती मिल रही है ये आपको लगातार हम बताते हैं। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फोकस की। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत की नींव को मजबूती देते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की। इस योजना के जरिए जहां 5 राज्यों में आर्थिक विकास को गति मिलती नजर आएगी, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने न सिर्फ पिछले एक दशक में देश के विकास के लिए राज्यों के विकास को मजबूती दी, बल्कि इस बार के बजट से भी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश को विकसित बनाने के लिए पहले राज्यों को विकसित करना होगा। राज्यों के विकास को गति देते हुए इस बार के बजट में बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत 5 पूर्वी राज्यों के साथ देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया है, जिसे नाम दिया गया है पूर्वोदय। पूर्वोदय में शामिल राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पूर्वोदय में शामिल सभी राज्यों का होगा सर्वांगीण विकास। पूर्वोदय पहल का उद्देश्य इन क्षेत्र को देश के विकास इंजन में बदलना। योजना के तहत 3 प्रमुख कारकों पर किया जाएगा फोकस: मानव संसाधन विकास और अवसंरचना में सुधार। राज्यों में आर्थिक अवसरों के सृजन को दी जाएगी प्राथमिकता। देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराएं सुदृढ़ हैं। ऐसे में विकास भी और विरासत भी को सार्थक करते हुए ये क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो पूर्वोदय योजना जो है काफ़ी बेहतर एक योजना, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार का यही कहना कि जब देश को विकसित बनाना है तो पहले राज्यों को मजबूत करना होगा, आर्थिक विकास को वहां गति देनी होगी, और उस लिहाज से पूर्वोदय योजना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप पूर्वोदय योजना को देख रहे हैं? देखिए, पहली बार इस शब्द का जिक्र जो है वो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जब पारादीप रिफाइनरी के ऊपर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उस समय में इसकी घोषणा की गई थी जी। और उस समय में मूल बात यह था कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों की स्थिति और कैसे बेहतर हो, इन राज्यों में बुनियादी सुविधाएं कैसे बेहतर हो, इन राज्यों में सांस्कृतिक विकास कैसे हो, उन सब चीजों की बात कही गई थी। हालांकि उस समय ज्यादा जोर जो था वो था आपका बुनियादी सुविधाओं पर। लगभग समझ लीजिए कि 9 साल के बाद बजट में एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है पूर्वोदय के लिए। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार हमेशा से ये कहते रही है कि हमें सर्वांगीण विकास की जरूरत है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है कि देश का हर क्षेत्र जो है वो विकास में योगदान दे। और देखिए, जब कभी भी हम देश के विकास दर की बात करते हैं ना, तो वो राज्यों और केंद्र शासित विकास के विकास दर का योग होता है। तो ऐसी सूरत में अगर बिहार, झारखंड और उड़ीसा, खास तौर पे मैं बिहार की बात करूंगा जहां पर विकास दर जो है या प्रति व्यक्ति आय जो है वो बाकी देश के मुकाबले में कम है। झारखंड में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पश्चिम बंगाल थोड़ा बेहतर स्थिति में जरूर है। उड़ीसा में काफी सुधार देखने को मिला है और आंध्र प्रदेश एक कह लीजिए कि एक नए स्वरूप में अभी आपके सामने है। अगर इन 5 राज्य, अगर आप 28 राज्यों में देखें, ये 5 राज्य जो हैं, अगर इनमें विकास की स्थिति बेहतर होती है तो जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक $7 ट्रिलियन का, फिर 2033 तक $10 ट्रिलियन का, और फिर उसके बाद 2047 तक विकसित भारत का, उसको हासिल करने में मदद मिलेगी।
वो इसके ज़रिए मिल सकेगी। और ख़ासतौर से सुशील जी, क्योंकि एक जो लक्ष्य हम 2047 का लेके चल रहे हैं, ना सिर्फ वो बल्कि एक संदेश भी इसके ज़रिए है कि जो राज्य के विकास की जब हम बात करते हैं तो वहाँ भी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कुछ खास राज्य हैं, विशेष राज्य हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि हर एक राज्य में जो विकास के बयार है वो हम कह सकते हैं कि उसको बरकरार रखने की कोशिश है और एक शुरुआत के तौर पर मान सकते हैं पूर्वोदय योजना को इस लिहाज से। बिल्कुल, देखिए मुकुल, मैंने जैसा कहा ना कि जब कभी भी हम देश के विकास की बात करते हैं ना, तो उसमें हर राज्य की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो विकास का फायदा हर राज्य को मिलना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना काम है। किसी भी एक क्षेत्र विशेष की योजना की का जो जब जिक्र किया जाता है तो एक मुद्दा ये भी उठता है कि क्या देश के बाकी हिस्से जो हैं वो प्राथमिकता में शामिल नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। देश के बाकी हिस्सों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश को प्राथमिकता देने की बात है। और वहां पर कुछ राज्यों में थोड़ा ज्यादा करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उन राज्यों की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। उन राज्यों की स्थिति या विकास की बात करें, वहां पर काफी बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। जैसे संभावनाओं की बात करें, देखिए बिहार में जिसको कहते हैं ना कि पर्यटन को लेकर के बहुत संभावना, खासतौर पे बौद्धिस्ट सर्किट पे। आज भी अगर आप गया और बोध गया की बात करें या नालंदा की बात करें, राजगीर की बात करें, इन जगहों पर बड़ी संख्या में जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश के लोग हैं वो आते हैं, जापान से लोग आते हैं। वहां पर अगर और हम उसको बेहतर करें, चाहे वो हम संरचना की बात करें, पर्यटन की सुविधा की बात करें, तो पूरे राज्य को फायदा होगा। यानी सुशील जी मान सकते हैं विकास के साथ जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी लगातार बढ़ावा मिलेगा। और जो 3 नए खासतौर से जो आयाम जिन पर फोकस किया जा रहा है, फिर चाहे वो मानव संसाधन विकास की बात की जाए या आर्थिक रूप से रोजगार के नए जो अवसर हैं उनके सृजन की बात की जाए, आधारभूत संरचना को सुधार और उसमें बढ़ावा देने की बात की जाए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए किस तरीके से जो रोजगार के नए अवसर हैं इन पहल के जरिए मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर आप इनमें से 3 राज्यों को मुख्य तौर पे लीजिए, चाहे बिहार की हम बात करें, झारखंड की बात करें या उड़ीसा की बात करें, और साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दीजिए, प्रति किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व काफी ज्यादा है और वहां पर श्रम की जो है वो आबादी काफी ज्यादा है। इन राज्यों से पलायन भी बड़े पैमाने पर होता है। अब क्या ऐसी स्थिति हम ना बनाए कि उन्हीं राज्यों में उनको काम करने का मौका मिल जाए। मानव संसाधन का एक मुद्दा ये भी है कि जहां पर वो है वहां पर उनको काम करने का मौका मिले, ना कि उनको कहीं जाकर के पलायन करना पड़े। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? उद्योग के लिए अनुचित नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, उद्योग के लिए जो है वो पर्याप्त माहौल, संरचना का विकास, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी, और जो वहां की खास बातें हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके उसका विकास में योगदान कराना। जी बिल्कुल, तो कैसे विकास में योगदान जो है वो नज़र आ सकेगा। और शायद ये जो जिस तरीके से विकास का जो पहिया घूमेगा इन अलग अलग राज्यों में जो बयार हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद शायद जो और भी राज्य हैं उनकी भी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि उनके राज्य में भी विकास आए, तो कोशिश एक संतुलन बनाने की भी रहेगी सरकार की। बिल्कुल, देखिए अभी के समय में कई बार ये मुद्दा आता है ना कि पश्चिम के राज्यों की विकास दर कहीं बेहतर है। दक्षिण के कुछ राज्यों में अगर आप देखें, तमिलनाडु को देखें, कर्नाटक को देखें, वहां पर विकास दर काफी बेहतर है। लेकिन वहीं पर जब बात आती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, वहां पर विकास को लेकर के थोड़ा मुद्दा पीछे रहने की बात कही जाती है। तो अब अगर आप एक सर्वांगीण योजना में इन राज्यों के ऊपर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देते हैं तो सभी राज्य बराबरी से विकास करेंगे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि 60 ट्रिलियन डॉलर की बात करें, 10 ट्रिलियन डॉलर की बात करें, विकसित भारत की बात करें, इनमें 5, 8, 10 राज्यों से बात आपकी नहीं बनने वाली। आपको सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, इनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास समावेशी हो, यानी कि सबका फायदा मिले। और ये तभी संभव है जब आप एक क्षेत्र विशेष जहां पर उम्मीद बेहतर है, जहां पर संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम उनके दोहन के लिए कोई खास योजना बनाए। तो ये योजना बनाने का पूर्वोदय कहने का मतलब ये नहीं कि पश्चिम का उदय नहीं होगा। पश्चिम उदय हो चुका है, पूर्वोदय हुआ है। जी बिल्कुल, सुशील जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, सीधा रुक कर लेते हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सबने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद
देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे, अच्छा से आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सब ने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। मैं विस्तार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारामन जी के द्वारा पेश किया गया है, मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं? बजट में 11,11,111 करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं? किसानों के लिए जो देश ने भूल गए थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है मोदी जी ने, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आए, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, या गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए।
बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए। और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूं, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। I just want to repeat quickly in English. Yesterday's first day discussion on the budget in the parliament was very disappointing from the opposition's role. Opposition party has insulted the mandate given by the people of India for a historic third term of Modi ji. It is very unique that democratically a person gets a third term consecutively. When the people of the country have already given their mandate, let us work for the nation. Prime Minister Modi ji has given a clarion call that our politics is over with the election. Now devote our time for the nation. दल नहीं, देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव जाएंगे, तब राजनीतिक करो। That is what Prime Minister Modi ji has made an appeal. Yesterday, all the opposition parties had done two things. Number one, to insult the mandate given by the people of the country and to insult Prime Minister's historic third term. The third term is a unique opportunity for anybody in a democratic setup. Let us respect the mandate given by the people of the country and make the budget session a useful session. I would welcome all important suggestions and comments on the budget. Don't resort to abuse and insult. Yesterday, the only thing the opposition people who spoke on the floor of the House had resorted to insulting the Prime Minister and also insulted the mandate given by the people of this country. So, with the beginning of second day of the budget discussion, I would urge everybody to speak on budget and don't resort to any kind of unparliamentary conduct and speeches which will demean their own position and the standards of the parliament. People of the country want to see healthy debates and discussions on the floor of the parliament. Let us respect the mandate of the people, and people of the country will not tolerate the mandate given to the Prime Minister Modi's third term. It is the mandate of the people of the country. If anybody tries to insult the people's verdict, people will punish. But that we will do in the election time. This is not election time. This is a budget session. Let us discuss on budget, and all the floor leaders, especially the political leaders of opposition party, they must tell their MPs not to create ruckus in the parliament, and let us have a civilized, sensitive, sensible and constructive debates and discussion during this budget session of the parliament. Thank you. तो संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू जो कि प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ना सिर्फ सदन की जो गरिमा है उसका अपमान किया गया है, कल बजट सत्र था तो बजट पर बात करनी चाहिए थी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। Within the third term of Modi ji's prime ministership, India will become the third biggest economy in the world. Let us come together and work for the nation. Let us not do politics on such important matter, and during budget session, let us concentrate on budget. The mandate must be respected, but the announcing as to how opposition is saying that it's a weak government and very soon change will be there. Your comments on this control statement which is being made by the opposition leader? See, I am very clear about it. The mandate given to Modi ji and NDA cannot be termed as a fraud. What do you mean by mandate not given? Where has this mandate come from? Has the mandate to Modi ji come from the heaven? It has come from the people of this country. Why are they insulting the mandate given by the people of this country? And the Congress is reduced to 99 seats even in their third attempt. Is that a mandate? Every NDA candidate fought
in the name of Modi ji's leadership as a Prime Minister candidate. Sir, yesterday through the whole day, we have seen that how opposition parties have protested inside and outside the parliament as well. They have been saying that this is a compromised budget. This budget is NDA budget and not an India budget. Nothing had been given to such states which are non-BJP. Let us appreciate such a balanced, beautiful, progressive budget and discuss on the provisions of the budget. Let us not play politics on the budget. Politics you can play outside, but during budget session, while discussing on the budget, let us discuss on the merits of the budget which is going to make India a Viksit Bharat. Let us debate and discuss on that. Let us not divert. So yesterday, Trinamool Congress was up in arms, and we saw what Abhishek Banerjee said on the floor of the House. Today, they are planning to raise the issue of Sukanta Majumdar, saying North Bengal must be made part of Northeast. Let us not divert ourselves. Let us concentrate on budget right now. तौर पर यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का यही कहना कि बजट सत्र था, उसके ऊपर बातचीत होती तो बेहतर होता। और अभी भी उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, अगर इस बजट को लेकर वो कोई सुझाव देना चाहता है विपक्ष, उसका स्वागत है। और अपील मैं यही कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो इस बारे में बात करें, क्योंकि इस बजट में, बजट 2024 में बहुत कुछ आया है। फिर चाहे अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, कृषि की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, उसके ऊपर कोई भी सार्थक चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो विपक्ष है, ना सिर्फ उसने अपमान किया संवैधानिक पद का भी, बल्कि उसके साथ साथ जो सार्थक चर्चा की एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी नहीं किया। तो फिलहाल जाना आपने, और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े, शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो देश है उसमें अब पूर्वोदय योजना जो है वो लागू होगी। अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास है 5 राज्यों में खास तौर से देखने को मिलेगा, उस पर शिशिर जी ने आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और खासतौर से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके हित में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, वो तमाम जो खबरें हैं उससे जुड़ी हुई लगातार आपको हम देते हैं। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।